पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 7,22,000 लोग ही ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरियां मिली। अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी एक जॉब को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। और अगर इसी कंपटीशन को अगर हम लोग रेशियो में देखें तो एक जॉब के पीछे 300 लोग भाग रहे हैं। इमेजिन करिए आप किसी एक ऐसी रेस के अंदर भाग रहे हैं जिसमें 300 लोग आपके साथ में बराबर भाग रहे हैं, लेकिन उसी को नौकरी मिलेगी जो फर्स्ट रैंक पे आएगा। छोटे शहरों के अंदर, गाँव के अंदर ये प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है कि यार हम भी तो ऐसे ही पढ़े हैं ना, हम कौन सा यार हिंदी में बोले हैं, इंग्लिश में बोले हैं, हमने भी तो लाइफ निकाली है ना। लेकिन उन सारे पेरेंट्स से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज का टाइम और पहले का 20 साल 30 साल का जो टाइम है वो बदल रहा है। अगर आज हम लोग खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो जनरेशन है जो पीछे वाली आ रही है वो बहुत पीछे रह सकती है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि लोग क्या करते हैं कि इस एज के अंदर सिर्फ नंबर के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इफ आई एम गेटिंग 90-95% और स्कोरिंग 100% तो बस वी विल कॉन्कर द वर्ल्ड। इज दैट रियलिटी? जब मेरे 12 से 15 साल में स्कूल में था, अगर मैं हर साल एक बार भी अगर स्टेज पे जाता या फिर हर साल अगर मैं कुछ भी ऐसा करता कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ या फिर मैं लोगों के सामने कुछ बोल रहा हूँ तो शायद मेरे लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट अगर सडनली आपको एक दिन बोले कि हाँ यार अब जाके बोलो, तो आप नहीं कर पाते हैं और ये हर बंदा फेस करता है। हेलो दोस्तों, अगर आप एक स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अगर मैं आपको पूछूं कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है, तो मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि 90% लोगों का यही जवाब होगा। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एमबीए करना है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी भी करनी है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से 90% लोगों का जवाब होगा। 3 इडियट्स देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स मूवीज में से एक है जो लोगों को काफी पसंद आई हैं और जितनी बार देखते हैं हमें एक नई इंस्पिरेशन मिलती है, जिसमें क्लियर कट ये बोला गया है कि अपने पैशन के पीछे भागो। लेकिन इस मूवी के रिलीज होने के 12 साल बाद भी अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, लोग वही 4-5 गिने चुने करियर ऑप्शन के पीछे भाग रहे हैं। आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको इंप्लीमेंट करने में? क्या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, या फिर किसी इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और इसके क्या सॉल्यूशन है जो आज हर एक पेरेंट को देखना, सुनना और उसको अंडरस्टैंड करना और अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर आना कितना ज्यादा जरूरी है। पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 7,22,000 लोग ही ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरियां मिली। अब ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, कोई लोग तो 5-5, 6 साल मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी एक जॉब को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। और अगर इसी कंपटीशन को अगर हम लोग रेशियो में देखें तो एक जॉब के पीछे 300 लोग भाग रहे हैं। इमेजिन करिए आप किसी एक ऐसी रेस के अंदर भाग रहे हैं जिसमें 300 लोग आपके साथ में बराबर भाग रहे हैं, लेकिन उसी को नौकरी मिलेगी जो फर्स्ट रैंक पे आएगा। बिल्कुल भी मतलब नहीं है जिसके 2nd रैंक आई है, 3rd रैंक आई है, 4th रैंक आई है, जीतेगा वही, नौकरी उसी को मिलेगी जो उस रेस के अंदर फर्स्ट आ रहा है। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22 लाख कैंडिडेट्स ने 10,000 एमटीएस और एसएससी जॉब के लिए अप्लाई किया। और ये एक वो जॉब है जो एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब है। अब यहां पे आप सोच के देखिए कि जॉब मिलने का चांस है 0.05%, और अगर जॉब गलती से मिल भी गई तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी? 20,000 रुपए, 25,000 रुपए। और आज कंपेयर करके देखिए जो आज वीडियो एडिटिंग कर रहा है, जो आज ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, जो कहीं ना कहीं महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से कमा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सालों साल लगे, मेहनत किया, स्ट्रगल किया, लेकिन कंपटीशन आप देख रहे हो कि किस लेवल के ऊपर बढ़ता जा रहा है कि एक जॉब के पीछे 300 लोग उस रेस के अंदर भाग रहे हैं। अब यहां पे सवाल ये आता है कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि वो अपनी बातों को समझे, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे कि आज की कंपटीशन किस तरीके से है, आज कौन से कॉम्पिटिशन्स का ज्यादा स्कोप है, आज किन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये पेरेंट्स को समझाना बहुत डिफिकल्टीज है। आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने पेरेंट को बोलोगे कि मेरे को स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो पेरेंट बोलेंगे कि ये भी कोई जॉब है, ये भी कोई काम होता है, पहले पढ़ाई कर ले, अच्छी जॉब कर ले, फिर उसको हॉबीज की तरह तू स्टार्ट कर सकता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे मेरे को ग्राफिक डिजाइनर बनना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये भी कोई काम होता है, ये भी कोई जॉब होती है जो आप कर सकते हो। लेकिन रियलिटी आपके सामने है। आप स्टैंड अप कॉमेडियन के आप देख लो आज कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिनके पास में कोई डिग्रीज नहीं है, लेकिन अपनी स्किल की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप सब लोगों के पास में है, कपिल शर्मा, जो एक वेल नोन फेस है जिसको कौन नहीं जानता है। लेकिन हमारा लिमिटेड बिलीफ सिस्टम क्या बोलता है कि सब कुछ बस एजुकेशन ही है, रट्टा मारो, सरकारी नौकरी के पीछे भागो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है वो छोटे शहरों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स का कहीं ना कहीं मानना क्या है कि यार हमारे टाइम में भी तो हमने वही सब चीजें की है, तो तू क्यों नहीं कर सकते, तेरे को भी वही चीजें करनी पड़ेगी। तो ये रियलिटी है, क्योंकि पेरेंट्स
रिलेट कर पा रहे हैं अपने पास्ट से कि हमने भी तो ऐसे किया था, तो आपको भी वो चीज वैसे करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं बच्चे ये सब करने के लिए कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया तो दैट आई हैव टू डू दिस। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे स्टूडेंट को और एक ऐसे कैंडिडेट को लेके आऊंगा जो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। देखो यहाँ पे मेरा मकसद कोई बिग पर्सनैलिटी को या फिर कोई बड़े आदमी को लाके यहाँ पे बिठाने का कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक पेरेंट, हर एक इंसान समझे कि यार एक्चुअल में एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स कहां आती है, कहां वो स्ट्रगल करता है और क्यों वो लाइफ में बड़ी चीजें नहीं फेस कर पाता है। क्या ऐसी चीजें जो हर एक पेरेंट को जरूर देखनी चाहिए कि यार हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरे बच्चे के अंदर भी है, हो सकता है कि कल को ये प्रॉब्लम मेरा बच्चा भी फेस करेगा। सो आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट से आप सब लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिसने अपनी स्कूल के अंदर, अपनी कॉलेज के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। काफी स्कॉलरशिप, 4 लाख की स्कॉलरशिप मिली गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आज अपनी एक कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं। और आज जो भी इनके टीचर्स, इनके पेरेंट्स वीडियोस देख रहे हैं तो 100% जानते हैं कि किशन ने अपनी लाइफ में क्या किया है, किशन ने अपने नंबर्स कितने स्कोर किए हैं। वी गोना डिस्कस रियल लाइफ चैलेंजेस कि एक इंसान को, एक स्टूडेंट को लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों वो कुछ बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता है और वो लिमिटेड सिस्टम क्या होते हैं जो उसको कहीं ना कहीं रोक देते हैं कि क्यों लोग आज कुछ इतना बड़ा कर पाते हैं, क्यों आज लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कॉलेज भी नहीं गए लेकिन आज करोड़ों बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं, आज काफी स्टार्टअप्स हैं उनके। क्यों ऐसा होता है? सो किशन, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए। आपने कहां से स्टडी की है, कौन से स्कूल से आपने स्टडी की है, और जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिलेट कर सके कि आज के टाइम में ना किन चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और क्या ऐसी चीजें हैं कि अगर आज पेरेंट अपने बच्चों के अंदर फोकस करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है कि उनके बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे और आई बिलीव कि ये हमारे सरदार शहर का फर्स्ट पॉडकास्ट है जो हम लोग आपके साथ में कर रहे हैं, राइट? सो Kishan, over to you. Please introduce yourself. First of all, thank you sir for giving me this chance. And myself Kishan Bhati and I am from Sardar Shahar itself. अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मैंने पूरी स्कूलिंग जो की है वो उसी स्कूल से की है और हिंदी मीडियम स्कूल थी मेरी। एंड हिंदी मीडियम से होने के बावजूद मैंने ये सोचा कि हाँ यार मेरे को भी थोड़ा लाइफ में कुछ बड़ा करना है। एंड इसके लिए जो सबसे बढ़िया चांस था वो यही था कि इंजीनियरिंग कर लो, इसके अलावा और स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? अगर आप साइंस ले रहे हो और साइंस में अगर मैथ है तो इंजीनियरिंग, अगर बायो है तो फिर आप करो नीट, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब स्कूल में था तो मेरे 10th में एक 90% बने थे और मैथ में गलती से 100 में से 100 आए। अरे वाह। और 100 में से 100 आने के बाद सबका बस यही था कि भाई PCM लेगा ये तो PCM ले ली मैंने भी फिर। एंड PCM लेने के बाद फिर जब PCM में आगे गया तो पता चला इसमें तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है। अब मैथ तो अच्छी थी बट फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं थी, तो मेरे 12th में % कम बने, 10th से 89 बने। बट फिर भी मैं लकी रहा क्योंकि मुझे उस साल स्कॉलरशिप मिल गई थी और स्कॉलरशिप जो थी वो मुझे 4 लाख की मिली थी। बट उसमें एक कंडीशन थी कि आपको BSc करनी पड़ेगी और घर वालों को तो था कि भाई इंजीनियर बनेगा लड़का। तो अब इंजीनियर बनने के लिए वो स्कॉलरशिप भी छोड़नी पड़ी और जब वो स्कॉलरशिप छोड़ी उसके बाद मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया। तो JEE में भी मेरे बढ़िया परसेंटाइल बने थे JEE में फिर। बट उस टाइम मेरे जो परसेंटाइल थे उससे मेरे को एक सरकारी कॉलेज मिल रही थी और सरकारी कॉलेज में मेरे को जो ब्रांच मिली वो ब्रांच थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और अभी मैं जो कॉलेज कर रहा हूँ वो उदयपुर से कर रहा हूँ, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर। और अभी जो मैं हूँ अपने फाइनल ईयर में हूँ और अभी मेरा ये सीज़न है इंटरव्यूज़ का, तो अभी मैं सब इंटरव्यूज़ की ही तैयारी कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम आस्किंग यू वन थिंग इज दैट आपने अपनी स्कूलिंग कौन से मीडियम से की है? जो स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम से थी। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ जो काफ़ी ऑडियंस की भी है कि इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद में आपने 10th में भी काफ़ी कुछ अचीव किया, 12th में भी काफ़ी कुछ अचीव किया, इवन बहुत अच्छी कॉलेज से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आपने फेस की कि हिंदी से आपने इंग्लिश में आप गए, तो वो ट्रांजिशन आपके लिए कैसा था जो जानना चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? तो सबसे पहला जो ट्रांजिशन था वो मेरे कोचिंग से ही आ गया था, क्योंकि जब आप कोचिंग कर रहे हो तो वहाँ भी आपको केवल इंग्लिश में ही पढ़ा रहे थे। आज के टाइम में तो ठीक अवेलेबल है, आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, बट जब मैं कर रहा था उस टाइम भी सारा इंग्लिश में था। एंड उसी की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि मेरे परसेंटाइल भी कम ही बने थे JEE में। और उसके बाद जो
फिर भी मैं खुश था क्योंकि मुझे एक सरकारी कॉलेज मिल चुकी थी। बट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया तब जाके मुझे पता चला भाई इससे तो कुछ नहीं होने वाला यार, क्योंकि हिंदी मीडियम से जब आप सीधा वहाँ जाते हो तो सबसे पहली जो डिफ़िकल्टी मिलती है वो आपको फ्रेंड बनाने में। आप फ्रेंड भी नहीं बना पाते, क्योंकि जो मेरी क्लास थी वो 60 बच्चों का बैच था हमारा, एंड उसमें से सिर्फ 3 बंदे थे जो हिंदी मीडियम से थे। उसमें से भी एक ने छोड़ दी फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि वो हैंडल ही नहीं कर पाया था। उसको लगा था यार मैं कैसे इन सब में सर्वाइव करूँगा। एंड जब ये सब भी निकला, क्योंकि मुझे पता था कि यार ठीक है अगर ऐसा कुछ होगा तो कहीं दूसरे ब्रांचेस से फ्रेंड बनेंगे, क्योंकि मेरी ब्रांच जो थी वो ए थी, एंड इसमें तो सारी इंग्लिश मीडियम थे, बट जो दूसरी ब्रांचेस थी उनमें इतने नहीं थे हिंदी मीडियम के। मुझे लगा मैं उनके साथ सर्वाइव कर लूँगा। बट फिर जब मेरा फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम तो फिर से पूरा इंग्लिश में, एंड लिटरली मैं पूरे 15 मिनट तक बस बैठा था कि यार मैं लिखूं क्या, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम ही इंग्लिश में था, मैं पूरा पेपर ही नहीं समझ पा रहा था। बट फिर मेरे थोड़े फ्रेंड्स ने थोड़ी हेल्प की, थोड़ा उन्होंने समझाया कि यार देख इतनी टफ नहीं है, तू बस थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर, अपने आप को थोड़ा साथ में रख लोगों के। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा ना वो इन्वायरमेंट का था। मुझे वहाँ जो माहौल मिला ना, अगर वो माहौल मुझे यहाँ मिलता या फिर मुझे पहले ही पता चलता कि हाँ यार अगर मैं अपने दोस्तों को ऐसा रखूँ जो खुद उस चीज़ को जानते हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं शायद पहले ही ये सारी चीज़ें सीख जाता और मुझे कॉलेज में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये चीज़ कि आज की डेट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, ये पब्लिक स्पीकिंग हुआ, स्पोकन इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा भी स्टार्टिंग में ये बहुत चैलेंज आता था कि मतलब यार उनके साथ में मैं कैसे कॉन्वर्जेशन करूँगा, क्योंकि आज की डेट में ना लोग जल्दी जज कर लेते हैं आपको because of your language and because of your communication skills and how well you represent yourself in front of other people. So one of the most important thing is that कि आज की डेट में अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ भी रहा है, he is getting lot of things, but he is unable to communicate with other people. If he is unable to socialize with other people, then it's just a piece of paper. So one of the most important thing is in today's time that I to suggest to all the people is that अगर आज घर में अगर कोई बच्चा है तो सबसे important चीज है कि हम लोग बच्चों को वैसा environment दे जिससे हम रिलेट कर सकेंगे। यार कल को ये मेरा बच्चा आज 5th क्लास में पढ़ रहा है, 7th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, तो उसके लिए कंपटीशन कब आएगा? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद में वो कंपटीशन में बैठेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि यार आज की डेट में इतना टफ कंपटीशन है, तो जब वो कंपटीशन के अंदर जाएगा उस लेवल पे तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती होंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि छोटे शहरों के अंदर, गाँव के अंदर ये प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा होता है कि यार हम भी तो ऐसे ही पढ़े हैं ना, हम कौन सा यार हिंदी में बोले हैं, इंग्लिश में बोले हैं, हमने भी तो लाइफ निकाली है ना। लेकिन उन सारे पेरेंट्स से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज का टाइम और पहले का 20 साल 30 साल का जो टाइम है वो बदल रहा है। अगर आज हम लोग खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो जनरेशन है जो पीछे वाली आ रही है वो बहुत पीछे रह सकती है। एज सिंपल एज दैट। सो आज की डेट में खुद को अपडेट करना, खुद को अपस्किल करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरी पेरेंट हैज टू अंडरस्टैंड दिस। स्टार्टिंग से ही बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होना और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना और इस लैंग्वेज के साथ में फैमिलियर होना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि देखो 12-15 साल एक बच्चा स्टडी करता है, इंजीनियरिंग करता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ रहा है। इंटरव्यूअर उसको एक क्वेश्चन पूछता है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एक क्वेश्चन पूछेगा वो, जिसके ऊपर उसके 12-15 साल उसने कितनी मेहनत की है, वो पूरा बायोडाटा पता चल जाएगा कि ये बंदा किस लेवल का है, हाउ वेल ही बिहेव, हाउ वेल ही रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि लोग क्या करते हैं कि इस एज के अंदर सिर्फ नंबर के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इफ आई एम गेटिंग 90-95% और स्कोरिंग 100% तो बस वी विल कॉन्कर द वर्ल्ड। इज दैट रियलिटी? मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूँ किशन, सिंस you were a topper in your schooling in your college time, so ये जानना चाहती है मेरी पब्लिक और मेरी ऑडियंस की आज के टाइम में क्या नंबर ही सब कुछ है? नहीं सर, नंबर आज के टाइम में मैं अगर बताऊं तो इतना कुछ भी मतलब मैटर नहीं कर रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल दूँ तो मुझे मेरे टाइम याद है, जब मैं स्कूल में था तो मुझे 90% आए थे, तो मुझे अवार्ड के लिए बुलाया था कि हाँ यार हम आपको अवार्ड देंगे। तो उसके लिए जब मुझे स्टेज पे बुलाया तो मुझे बोला कि आप अपने कोई फेवरेट टीचर के बारे में बता दो। तो अब मैंने नंबर तो लेके आ गया, बट मैं स्टेज पे जाके अब क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता था मुझे क्या बोलना है। मैं स्टेज पे चढ़ा एंड मैं लिटरली मेरी पूरी टांगें शेक कर रही थी। मुझे बोला कि हाँ बोलो, मैं कहा क्या बोलूँ मुझे तो नहीं पता क्या बोलना है। एंड मैं जब खड़ा था तो मुझे याद है सब मतलब देख के बस मैं ऐसे काम पे जा रहा हूँ और फिर सर ने बोला ठीक है तू जा, फिर मैं चला गया। एंड उसके बाद से मुझे मतलब लगा कि यार ये क्या हुआ, मैं तो अवार्ड लेके भी ऐसा ही रह गया कि यार कुछ नहीं किया मैंने। एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी मेरे पास ऐसे, जब मैंने बताया जैसे कि मैंने क्लब्स वगैरह काफ़ी ज्वाइन किए थे, तो इन क्लब्स में भी जब इवेंट्स वगैरह हुए थे तो इवेंट्स वगैरह में मुझे काफ़ी चांस मिला था कि हाँ यार तू अगर परफॉर्म
करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि मैं जब क्लब्स में था तो मैं थोड़ी बहुत ऐसे स्टोरीज़ वगैरह लिखा करता था कि अगर कोई परफॉर्म करना चाहे, ड्रामा हो गए, तो इन सब में मैंने कुछ लिखा था। एंड जब 3 से 5 बंदे हम बैठते थे तब मैं उनको एकदम इजीली एक्सप्लेन कर लेता था कि हाँ यार ये है। बट उन्होंने जब बोला कि आपको स्टेज पे करना है फिर से मेरी वही हालत कि यार स्टेज पे कैसे जाऊँ। एंड फिर सबने बोला कि यार तूने लिखा है, तुझे जाना है। फिर मैं कहा ठीक है यार, चल ठीक है, चला जाऊँगा। फर्स्ट ईयर का टाइम था, मैं जोश जोश में चला गया कि ठीक है स्टेज पे जा रहा हूँ। एंड कॉलेज के तो आपको पता है कॉलेज के कैसे लड़के, कैसे सारा माहौल है। और जैसे स्टेज पे चढ़ा, मेरे चढ़ते ही जब मैंने पहला डायलॉग बोला तभी उनको पता चल गया था कि यार ये थोड़ा सा नर्वस है। फिर उन्होंने जैसे बीच में से ऐसे बोलना शुरू किया, मैं फिर से वही कांपना शुरू। अब सब लोग मुझे देख रहे हैं। फिर मैंने कहा यार मेरा रोल इतना ही कर दो, मुझे जाना है, मेरे को नहीं होगा। एंड जब मैं उतरा फिर मैंने सोचा वापस कि यार ये मतलब क्यों हो रहा है हर बार, मैं इतना कर पा रहा हूँ बट मैं उसको लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। प्रेजेंट करते टाइम मेरा हर बार यही हालत हो जाती थी। एंड इसका सबसे जो मेन जो अगर मैं बोलूँ तो यही था कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। जब मेरे 12 से 15 साल में स्कूल में था, अगर मैं हर साल एक बार भी अगर स्टेज पे जाता या फिर हर साल अगर मैं कुछ भी ऐसा करता कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ या फिर मैं लोगों के सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बट अगर सडनली आपको एक दिन बोले कि हाँ यार अब जाके बोलो, तो आप नहीं कर पाते हैं। और ये हर बंदा फेस करता है। मैंने एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि मैंने ट्राई किया। जैसे कि मेरे पास में भी जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आज के टाइम में अगर आप कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पा रहे हो, अगर आपके पास में हो सकता है कि यू आर स्कोरिंग very good marks in your school or in your colleges, in your respective classes. So if you can't communicate with other people, then it's just a वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि आज की डेट के अंदर देखो सब लोग जज कर लेते हैं कि यार ये लेवल कैसा है इसका और किस तरीके से इसकी पर्सनैलिटी है, किस तरीके से ये बोल पाता है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मेरे को, यूके, यूएस, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ का मेरे को एक्सपोजर है। तो मार्क्स मेरे एकदम, तुम्हारा केस ऐसा है कि मतलब यू हैव स्कोर्ड लॉट ऑफ थिंग्स एंड 10th और 12th के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया, लेकिन मेरा केस एकदम अपोजिट है। मैंने 10th क्लास के अंदर मेरे परसेंटेज थे 71% और 12th के अंदर थे 65%। और इंग्लिश मेरा सबसे ख़राब सब्जेक्ट में आया करता था कि मतलब यार फेल हो रहा हूँ मैं उसके अंदर, मेरा इतना अच्छे से नहीं आता था। लेकिन आज की डेट के अंदर फॉरेनर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ दैट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू बी ए सॉलिड पब्लिक स्पीकर, राइट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज की डेट के अंदर डिमांड है इस स्किल की। आज ये जो एज होती है बच्चे के अंदर, इस एज के अंदर अगर बच्चा सीख लेता है ना तो वो बहुत आगे जाता है। लेकिन इस एज के अंदर बच्चा गवा देता है इधर उधर टाइम पास करने के अंदर और वो स्किल्स नहीं अडेप्ट करता है जिसकी एक्चुअल में आज के टाइम में डिमांड है, तो वो बच्चे स्ट्रगल करते हैं। आज आपने देखा होगा कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो आज सबसे पहले डिग्री और कॉलेज से पहले अच्छे स्पीकर हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आज सबसे जबरदस्त वो खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर एक बच्चा जो अपनी स्टडी कर रहा है, अपनी स्कूल के अंदर है, कि वो अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर ले तो हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे अभी हमारे कॉलेजेस में भी काफ़ी सारे इवेंट होते हैं, तो उन्हीं इवेंट्स में हमारा एक इवेंट हुआ था कि आपको अपने कोई भी एक वेबसाइट या फिर एक कोई ऐसा कुछ बनाना है, जो गवर्नमेंट का इवेंट था, स्टार्टअप इंडिया इवेंट करके। तो उसमें लोगों ने अपने आइडियाज़ के लिए बनाए प्रोडक्ट, वेबसाइट्स वगैरह। तो उसमें हमारी भी एक टीम थी, हमने भी बनाए वेबसाइट वगैरह। बट फिर उसका जो फाइनल राउंड था उसमें यह था कि आपको जजेस के सामने उनको प्रेजेंट करना है। अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, हम 3 बंदे बैठे हैं, हम तीनों पढ़ाकू, हमने पढ़ के प्रोडक्ट बना लिया। हमने कहा ठीक है यार वेबसाइट बना ली। बट जो फाइनल राउंड था उसमें उन्होंने बोला कि जजेस आएंगे आपके पास एंड आपको उनको समझाना है। अब हम बोल रहे हैं कि यार ये कैसे करें, हम तीनों से ही नहीं होता। अब इसके बाद फिर हमने खुद ने पूरे कॉलेज में ढूंढा कि यार कोई बंदा जो बढ़िया प्रेजेंट करता हो, हम उसको अपनी टीम में लेके आए, उसको ऐड करें ताकि वो हमें इसमें हेल्प कर सके। अब इसमें हमें पूरे कॉलेज में हमने बताया कि यार हम लोगों ने ये बनाया है, कोई अगर है तो आओ। बट हमें कॉलेज में भी नहीं मिल रहा क्योंकि सर बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। अब लोगों को नहीं आता। हमारी कॉलेज में मैं अगर खुद को बोलूँ तो मैं तो हिंदी मीडियम से था, बट बाकी तो थे इंग्लिश मीडियम से। हमने जब उनसे भी पूछा उनको भी नहीं आया, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे थे यार प्रेजेंट करना हमें नहीं आता, हम कैसे प्रेजेंट करें, वो अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे तो उसका हम कैसे जवाब देंगे। अब ये चीज़ हमारे सामने भी दिक्कत थी, उनके सामने भी दिक्कत थी। फिर हमने कोई दूसरी कॉलेज से ढूंढ के किसी बंदे को बुलाया एंड उसने फिर हमारी हेल्प की। एंड जब प्रेजेंट करने के टाइम आया टेन बनाया हमने, बट क्योंकि उसने प्रेजेंट किया है तो जजेस को सबको लगा कि ये इसी का प्रोडक्ट है। अब जब उन्होंने इवेंट के प्राइस के लिए बुलाया
तो टीम का नाम हमारे नाम से था कि हम तीनों ने बनाया, बट जजेस को जिन्होंने प्रेजेंट किया, जजेस बोला कि कम ऑन स्टेज, जजेस ने उनको स्टेज पे बुला के प्राइज़ दिया। अब उस टाइम हमें खुशी थी कि चलो हम जीतते, बट ये दुख था कि यार हम प्रेजेंट क्यों नहीं कर पाए। अगर हम प्रेजेंट कर पाते तो शायद सब कुछ ही हमारा होता कि हाँ यार इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने ही प्रेजेंट किया। एंड उस टाइम हमें नीड हुई कि यार ये ज़रूरी स्किल है, इस पर काम करना पड़ेगा। एंड उसको फिर हमने सीखने की ट्राई की, ऐसा नहीं है नहीं ट्राई की, बट हमें कुछ मिला ही नहीं। कैसे सीखे? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं आप बुक से पढ़ के सीख सकते हो या फिर आपने कहीं देखा और आप सीख सकते हो। इसमें आपको ट्राई करना पड़ेगा, लगातार ट्राई करना पड़ेगा। आप ट्राई किए बिना, आप लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट किए बिना आप ये चीज़ नहीं सीख सकते। एंड जब ये चीज़ हुई तब हमें पता चला कि यार ये तो आगे भी हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आज हुई है। क्योंकि कंपनीज़ में जाएंगे तो कंपनीज़ में भी हमारे एचआर्स होंगे, हमारे मैनेजर्स होंगे, हमारे टीममेट्स होंगे, हमें उन सब से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि ये वर्क मेरा है, ये वर्क तेरा है। तो उस टाइम फिर हमें पता चला कि यार ये चीज़ काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड केवल हमारा ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको दिक्कत आने वाली, आज नहीं तो कल आएगी। बट जब भी आएगी ना फिर आप पछताओगे कि यार मैंने पहले काम क्यों नहीं किया। अगर मैं पहले काम कर लेता तो शायद ये थोड़ा ईजी रहता मेरे लिए, मैं शायद थोड़ा और बेहतर कर सकता था लाइफ में। थैंक यू सो मच किशन। सो सारे पेरेंट्स से ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं रहती हैं, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो नर्वसनेस हम लोग फील करते हैं। क्योंकि देखो अभी जिस एज के अंदर बच्चा होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि अरे यार अरे ये तो सब हो जाएंगे, ये सब कर लेंगे हम, बाद में कर लेंगे, बाद में टाइम आएगा, बाद में एक ऐसे भगवान आएंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है। लेकिन वो पता है वो जो इंटरेस्ट होता है ना वो स्टार्टिंग से ही डिवेलप होता है। वो चीज़ ओवरनाइट नहीं होता है कि हाँ यार एकदम से आप कर सकते हो, एकदम से आप ज़बरदस्त तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा दिया और अच्छी स्कूल में भेज दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप बच्चे के साथ में बैठोगे नहीं कि उसको चाहिए क्या, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसका पैशन क्या है, वो कहाँ डिमोटिवेटेड फील कर रहा है और कौन सी एरियाज़ के अंदर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अगर एक पेरेंट बैठ के भी वो चीज़ समझता है ना, तो मेरा ये मानना है बच्चा बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि आज 90% केसेस के अंदर ऐसे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं। आपने कोटा का केस देखा ही होगा कि हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को एक सपने और एक ड्रीम के साथ में भेजते हैं कि मेरा बच्चा कोटा के अंदर अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेगा, अच्छी जगह पे एडमिशन उसका होगा। लेकिन हम उसके पेन को और डिप्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। हम क्या जज करते हैं कि यार मेरा तो सपना ये है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा तो सपना ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन बच्चा एक्चुअल में क्या बनना चाहता है क्या? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के साथ में बैठना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो उसके साथ में हम काम करेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत आगे जा सकता है। कि आज के डेट में हम लेबलाइज नहीं कर सकते अपने बच्चे को कि अगर नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो ही मेरा बच्चा बहुत आगे जा सकता है। उसको ऐसे इवेंट्स और ऐसे मौके उसको देने होंगे जहाँ पे वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। हो सकता है कि अच्छा कम्युनिकेटर बने, हो सकता है कि अच्छा पब्लिक स्पीकर बने। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करना, जो हमें और मोटिवेट करेगा ऐसी और अवेयरनेस हर गांव, हर शहर के अंदर शेयर करने के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ है, हमारा फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि किन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे, किन चीज़ों को हम लेके आएँ तो हो सकता है कि जो और वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड कर सकता है। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।